नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। नेपाल में एक नया बवाल, एक नया हंगामा शुरू हो गया है, एक नया युद्ध शुरू हो गया है। जिस जेन जी के दम पर नेपाल में यह तख्ता पलट हुआ, अब वही जेन जी आपस में एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। अभी अभी खबर आई है कि नेपाल की आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जेन जी प्रोटेस्टर्स की आपस में ही भिड़ंत हो गई है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर जेन जी का ये धड़ा ही कई टुकड़ों में बंट गया है। एक ग्रुप फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के फेवर में है, दूसरा ग्रुप काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है, और एक तीसरा ग्रुप भी है जो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर कुलमान घिसिंग को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने के फेवर में है। खबर आ रही है कि नेपाल के जेन जी अब वहां की संसद को भी भंग करना चाहते हैं, संविधान में भी बदलाव चाहते हैं। नई दिल्ली में भी मोदी को हटाने के लिए नेपाल वाले फॉर्मूले पर ही काम चल रहा है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता मोदी के खिलाफ भारत के जेन जी को सड़कों पर उतारना चाहते हैं, और इसके लिए जो मैसेज फैलाए जा रहे हैं वह आप बहुत गौर से सुनिएगा। मोदी के विरोधी कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, थोड़ा इंतजार करो, छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी। बीजेपी वालों, अभी तो छिपते फिरोगे। इस तरह की भाषा सीधे सीधे हिंदुस्तान में उथल पुथल मचाने के लिए है, और इसके रिंग लीडर राहुल गांधी हैं, जिन्होंने मोदी के विरुद्ध तख्ता पलट वाला युद्ध शुरू कर दिया है। जो मोदी को हरा नहीं पाए, झुका नहीं पाए, डिगा नहीं पाए, वो मोदी को हटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? क्या मोदी को रास्ते से हटाने के लिए प्रधानमंत्री के दुश्मन ब्लड बाथ तक कर सकते हैं? कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन पर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मैसेज क्या इशारा दे रहा है? थोड़ा वक्त दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। कांग्रेस के नेता अपनी टाइमलाइन पर इस तरह के क्रिप्टिक मैसेज क्यों पोस्ट कर रहे हैं? थोड़ा इंतजार करो, छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी। क्या मोदी विरोधियों के ऐसे मैसेज सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर किसी बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या मोदी के सियासी दुश्मन अब प्रधानमंत्री की जान के पीछे पड़ गए हैं? और क्या बहुत जल्द मोदी पर कोई घातक हमला होने वाला है? नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ोई आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ोई आदमी चाहिए। कांग्रेस के नेता खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं, मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। और हम अगर मोदी के खोपड़ी में गोली मार दे तो इसको गलत कहा जाएगा क्या? और हम अगर मोदी के खोपड़ी में गोली मार दे तो इसको गलत कहा जाएगा क्या? लालू की पार्टी के नेता पब्लिकली कह चुके हैं कि वो मोदी की खोपड़ी में गोली मार देंगे। 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता बाकायदा धमकी दे चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को 400 फीट जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। राहुल गांधी के करीबी नेता भी ऑन कैमरा मोदी की कब्र खोदने की धमकी दे चुके हैं, और ऐसी सिर्फ 4 धमकियां नहीं दी गई, मोदी के दुश्मन तो कब से उनकी जान के पीछे पड़े हैं। नरेंद्र मोदी को पटना में बम से उड़ा देने की धमकी से लेकर मोदी के एयरक्राफ्ट को उड़ाने की धमकी तक दुश्मन बहुत खतरनाक प्लानिंग और प्लॉट बनाकर बैठे हैं। तो क्या मोदी विरोधी इंडिया अलायंस नेपाल जैसा सीन हिंदुस्तान की सड़कों पर रिपीट करना चाहते हैं? क्या मोदी के सियासी दुश्मन नेपाल की ही तर्ज पर भारत में भी पॉलिटिकल ब्लड बाथ कराना चाहते हैं? नेपाल में जिस तरह अब जेन जी वाले आपस में ही गुत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे हैं, पीट पीट कर अधभरा किए दे रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में भी इंडिया अलायंस वाले यही दृश्य दोहराना चाहते हैं? अगर हाँ, तो उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जा रही है? इसका जवाब आपको इंडिया अलायंस नेताओं की टाइमलाइन पर मिलेगा। बीजेपी वालों, हाइड्रोजन बम आने वाला है। हाइड्रोजन बम की तैयारी हो चुकी है। यह कोई सामान्य मैसेज नहीं, इसमें संकेत छिपे हैं। और वो क्या संकेत हैं? मोदी विरोधियों के क्या इरादे हैं? आज खुद राहुल गांधी ने कैमरे पर आकर इसका एक हिंट दे दिया। राहुल आगे कौन सा बम फोड़ने वाले हैं, यह डिक्लेयर कर दिया।
जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। आने वाले समय में हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। राहुल के पूरे बयान में एक बात नोट करने वाली है, और वो बात है हिंदुस्तान के युवा अच्छी तरह सुनिए। यानी नेपाल में जिस तरह जेनजी ने तख्ता पलट कर दिया, केपी शर्मा ओली से इस्तीफा ले लिया, इंडिया अलायंस वाले सेम टू सेम वही फॉर्मूला हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। भारत के युवाओं को मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतारना चाहते हैं, देश के कोने कोने में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और इस अराजकता की स्क्रिप्ट पिछले 72 घंटों से नेपाल की ही तर्ज पर सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। कांग्रेस नेताओं की टाइमलाइन पर लिखे शब्द पढ़िए। पहली लाइन में लिखते हैं, नेपाल के युवाओं ने बगावत कर दी, और दूसरी लाइन में भारत के युवाओं को मोदी के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाते हैं। यूथ कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष ये लिखकर धमकाता है कि औकात में रहो, राहुल यूं ही झुकाते रहेंगे। वो आगे लिखता है कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सीधे सीधे तख्ता पलट वाली भाषा नहीं है तो क्या है? यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता का पोस्ट पढ़िए। ये नेपाल में हुई हिंसा को, तख्ता पलट को भारत से जोड़ता है और कहता है कि कल से नेपाल में भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। ये शख्स बाकायदा धमकी देता है, मोदी को चेतावनी देता है कि नेपाल का प्रधानमंत्री तो गया, अगला नंबर मोदी का है। राहुल और राहुल की पार्टी का पूरा इकोसिस्टम गद्दी छोड़ वाला जो एजेंडा चला रहा है, वो किसी न किसी हिडन प्लान का ही हिस्सा है, जिसके निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं। और कांग्रेसी खुद इस बात को साबित कर रहे हैं। कमिंग सून वाले वीडियो के साथ बीजेपी वालों तैयार हो जाओ, ऐसे ऐसे मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं। 72 घंटों से कैमरे पर आकर भी जो नेपाल में हुआ वो भारत में भी होगा, यही रट रहे हैं। राहुल से तेजस्वी तक, अखिलेश से उद्धव तक, सबके हाथ में मोदी के खिलाफ एक ही जैसी स्क्रिप्ट है। हद तो ये हो गई कि इंडिया अलायंस के नेता अब ये कहकर भी युवाओं को उकसा रहे हैं कि भारत की स्थिति तो नेपाल से भी बदतर है, इसलिए मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरना बहुत जरूरी है। बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत सारे मुद्दों को लेकर त्रस्त है। वोट चोर बेरोजगारी कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक कम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, किसानों का हाल नहीं सुधार रहे हैं। तो इसलिए बिहार की जनता तो एक बात समझ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जब तक ये नहीं होगा उनका भविष्य खतरे में है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। सरकार चाहती भी है, बीजेपी की सरकार संविधान बदलना भी चाहती है और उसे जड़ें काटने में लगी हुई है। देखिए, जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हमारी डेमोक्रेसी की जड़ कट नहीं पा रही है और संविधान बदल नहीं पा रहे हैं। वरना नेपाल जैसी स्थिति यहाँ भी होती है और चर्चा भी हो रही है कि क्यों नहीं भारत में ऐसा हो रहा है। तमाम युवा लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि महंगाई तो वहाँ से ज़्यादा है, बेरोजगारी वहाँ से ज़्यादा है, भ्रष्टाचार का आलम तो इतना है कि क्या है। लेकिन जो हमारा संविधान की ताकत है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसकी ताकत है और जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। वरना परिस्थितियाँ, कुछ मामले में परिस्थितियाँ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से भी ज़्यादा खराब है। ये फर्जी वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। पूरे देश में आंदोलन होगा। इस देश को आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा अधिकार सामान्य व्यक्ति को मिला वो था वोट का अधिकार। चाहे वो राजा महाराजा हो या एक मजदूर करने वाला व्यक्ति हो, सबको एक आदमी एक वोट का अधिकार मिला। अगर उस वोट के अधिकार से लोगों को वंचित किया जाएगा
तो और सरकार में फिर जब उसकी भागीदारी नहीं होगी, वो महसूस नहीं करेगा कि हम सरकार बना रहे हैं, तो लोग आक्रोशित होंगे, लोग गुस्सा में होंगे और इसके खिलाफ आंदोलन होगा। मोदी के दुश्मन काठमांडू चिल्लाकर भारत में मोदी के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मोदी विरोधियों का इरादा सिर्फ हिंदुस्तान में नेपाल दोहराने का नहीं, वो तो बाकायदा मोदी को नुकसान पहुंचाने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। तभी तो गुरुवार को जिस वक्त नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे, उस वक्त कांग्रेस के नेता वाराणसी पहुंचकर शोर शराबा करने की फिराक में थे, हंगामा खड़ा करने की फिराक में थे, मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की फिराक में थे, लेकिन कांग्रेस के अजय राय को उससे पहले ही हिरासत में ले लिया गया। और जैसे ही ये हुआ, कांग्रेस के इकोसिस्टम ने रोना शुरू कर दिया। मोदी को डरपोक बताकर सोशल मीडिया पर वोट चोर गद्दी छोड़ वाला एजेंडा पुश किया जाने लगा। इस एजेंडे को कांग्रेस भी पुश कर रही थी और अखिलेश की पार्टी के नेता भी उसमें नमक मिर्च लगाकर सोशल मीडिया पर परोस रहे थे। तभी तो अब बीजेपी भी क्लेम कर रही है कि कांग्रेस भारत में भी नेपाल जैसी अराजकता फैलाना चाहती है। नेपाल की इन तस्वीरों का रिपीट टेलीकास्ट हिंदुस्तान में करना चाहती है। सरकार की तानाशाही है, सरकार प्रताड़ित कर रही है कांग्रेस के लोगों को, और हमारा जो कार्य है, हमारी जो सोच है कि हम सब लोग ये आज हमारे जो कार्यकर्ताओं को पूरे चारों तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है। बनारस मोदी जी आए हैं, मोदी जी वोट चोरी कर कर सांसद बने हैं, वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पूरे देश के अंदर गांव-गांव में चर्चा है, गली गलियारे में चर्चा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और अब ये चर्चा बनारस में हो गई है कि वोट चोर काशी छोड़। ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी को भारत के बाहर से कोई प्रेरणा मिली हो भारत में भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने के लिए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी का तो ऑफिशियल बयान है कि वी हैव टू फाइट द इंडियन स्टेट। फिर आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी जी विदेश गए थे तो एक नहीं अनेकों बार उन्होंने भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल निशान करते हुए कहा है कि इंडियाज डेमोक्रेसी इज डेड एंड आई एम वंडरिंग व्हाई द गार्जियंस ऑफ डेमोक्रेसी आर नॉट इंटरवीनिंग। मतलब कि सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े कर देना और संप्रभुता पर हमला भी करने का काम राहुल गांधी ने किया है। अपनी व्यक्तिगत वार्तालाप और बातचीत में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि भारत में विदेशी हस्तक्षेप होना चाहिए। तो सवाल यह बनता है राहुल गांधी जी से कि क्या दरअसल जो आप ये डायलॉग बोल रहे हैं सेव डेमोक्रेसी, पर ये सेव डेमोक्रेसी नहीं, ये भारत के अंदर इंटरफियर विद आवर डेमोक्रेसी का एजेंडा लेकर किसी फॉरेन हैंड से तो आप गाइडेड नहीं है कठपुतली की तरह। सवाल यह बनता है कि डायलॉग तो यहां पर आप दे रहे हैं, पर इसकी स्क्रिप्ट और पटकथा लिख कौन रहा है बाहर से? राहुल इंडी अलायंस के साथ मिलकर मोदी को रास्ते से हटाने के लिए जिस जेनजी वाले प्लान पर काम कर रहे हैं, उस प्लान का सबसे अहम चैप्टर है सोशल मीडिया। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन ने तख्ता पलट की शुरुआत की थी और अब भारत में मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन सोशल मीडिया के दम पर ही भारत के जेनजी को सड़कों पर आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक हैंडल 48 घंटों से नॉन स्टॉप जहर उगल रहा है। इसके पोस्ट की आखिरी लाइन पढ़िए। ये बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों को देश से भगाने की धमकी दे रहा है। कुछ दिनों में 75 साल के होने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार का अंत करने की ओपन धमकी दे रहा है। यहां भी हैशटैग वही राहुल वाला ही है। ये मोदी विरोधी इकोसिस्टम जल्द से जल्द काठमांडू वाला फॉर्मूला नई दिल्ली में लागू करने के फिराक में है और इसके लिए राहुल का करीबी अपनी टाइमलाइन पर क्या-क्या लिख रहा है पढ़ लीजिए। बीजेपी वालों, अभी तो छिपते फिरोगे। ये कोई सामान्य टेक्स्ट नहीं है, इसमें देश में उथल-पुथल मचाने वाली धमकी है। राहुल जेनजी को बहला फुसलाकर उनके दिलो दिमाग में भ्रम फैलाकर मोदी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं और इस जंग में मोदी अकेले हैं। उनके सारे विरोधी एक टीम में हैं और विरोधियों के रिंग लीडर राहुल गांधी हैं।
तूफान आप अपने लिए खड़ा कर रहे हैं, और अगर उसकी हिफाजत नहीं करता है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है उनको डरना चाहिए जो नेपाल में हो रहा है। नेपाल की सिचुएशन कैसे खराब हुई? आज हालत यह है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है, वहां कोई हुकूमत नहीं है, और बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूं इसके पहले कि हमारे वतन में भी ऐसी आग लगे, कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखे और उनके हदों से बाहर मत जाइए। हो सकता है ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर मैं ये कहूँगा, इनसे बार बार कहूँगा कि आईन का खंडन मत कीजिए, हमारे लिए और मुसीबतें मत खड़ी कीजिए। कांग्रेस की पूरे देश में जो दुर्दशा है वो अपनी जमीन ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन नाकाम रहने वाली, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन को सब कोई जान चुके हैं। ये बिल्ली के भाग से छीका टूटने वाला नहीं है। कांग्रेस के कुकर्मों को जनता जानती है अच्छे से, इसलिए कांग्रेस के इन व्यवस्थाओं से कोई भ्रमित होने वाला नहीं। मगर इंडी अलायंस वाले जिस जेनजी के दम पर मोदी का तख्ता पलट का ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो उसमें कामयाब भी हो पाएंगे? इसका जवाब पीयू रिसर्च के एक सर्वे से आपको मिल जाएगा। इस सर्वे के मुताबिक भारत के 79% लोग नरेंद्र मोदी को लेकर फेवरेबल व्यू रखते हैं। 68% को लगता है कि मोदी की लीडरशिप में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, और जवाब देने वालों में एक बड़ा तबका जेन जी वोटर्स का ही है। युवाओं के बीच हुए एक और सर्वे में करीब 70% की राय यह है कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो देश में अच्छी सरकार चला सकती है, और इसी सर्वे में सिर्फ 16% युवाओं को लगता है कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं। यानी राहुल जिस जेनजी के दम पर मोदी के तख्ता पलट का प्लान बना रहे हैं, वो जेनजी तो मोदी का फैन है। रही बात राहुल के वोट चोर गद्दी छोड़ वाले एजेंडे की, तो अब बीजेपी भी काउंटर अटैक मोड में आ गई है। राहुल को ऑन कैमरा कटघरे में खड़ा कर रही है। ये थेथर है, ये थेथरोलॉजी करते हैं। हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब, जी अपने जीतेंगे ईवीएम से तो चुप रहेंगे। बैलेट में भी ये हारे, इन्हीं का वोट भाग गया। हमें तो कितना आना था, हमको तो 427 से आना था। हमको फाजिल वोट कहां से आ गया? जो राहुल गांधी को नहीं चाहते थे इंडी गठबंधन में, वो एनडीए को वोट दिए, और उनका जो उनको नहीं देना चाहता था और ज्यादा, उसने वोट को ही खराब कर दिया। इसके अभी तो क्यों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि हमने 318 वोट हमें मिलना तय है। 18 वोट कहां चला गया? 18 वोट कौन ले लिया? बैलेट पेपर लेकर के न वोट दिया। इंडी गठबंधन की विश्वसनीयता नहीं है। राहुल गांधी लाख इंडी गठबंधन के हजरते इमाम रहे, लेकिन हजरते इमाम पर भरोसा नहीं है किसी को। 9 महीना में अगर 6 बार विदेश गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। क्या व्यक्तिगत संबंधों से मिलने जाते हैं? जाएं, लेकिन उसका खुलासा करें, नहीं तो सरकार इस पर एक जांच कमेटी बैठाए। आखिर कहां जाते हैं, क्या करते हैं? वही आदमी छुपाता है जो संदिग्ध कोई व्यक्ति होता है। अगर ये संदिग्ध काम करते हैं तो इस पर जांच होनी चाहिए। मोदी ने 2014 से लेकर 2025 तक अपने काम के दम पर देश के यूथ या कहें कि जेनजी वोटर्स के बीच अपनी पैठ बनाई है। ऐसे में राहुल और इंडी अलायंस वाले चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मोदी को कितनी भी धमकी क्यों न दें, नेपाल को अपनी सियासत का जरिया ही क्यों न बना लें, मोदी अपने सारे विरोधियों से निपट लेंगे। नेपाल में जेन जी के 8 लीडर्स आगे आए। इन्होंने आग तो लगा दी,
लेकिन ये नहीं पता कि आग बुझाएंगे कैसे। जेन-ज़ी का हर छोटा बड़ा नेता कुर्सी पर बैठना चाहता है और इनकी गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। खुल्लम खुल्ला इनमें मारपीट हो रही है। आर्मी से भी छोटे छोटे झगड़े सुलझाने के लिए उन्हें आने के लिए कहा जा रहा है। नेपाल जो पहले हिंदू राष्ट्र था, उसे रातों रात कैसे बांग्लादेश फॉर्मूला वालों ने हाईजैक कर लिया है, आप देखिए। जेन-ज़ी आंदोलनकारियों में फूट क्यों पड़ी? जेन-ज़ी ने एक दूसरे पर लात घूंसे मुक्के क्यों चलाए? नेपाल जो कभी हिंदू राष्ट्र था, वो 48 घंटे में बांग्लादेश जैसा क्यों बन गया? क्या नेपाल अब पाकिस्तान बनने की राह पर खड़ा है? नेपाल के जेन-ज़ी आंदोलनकारियों की एकता 72 घंटे में ही टूट गई। आंदोलन के चौथे दिन जेन-ज़ी के यंग टर्क एक दूसरे को ही किक मारने लगे। सड़क पर गिरा गिरा कर पीटने लगे। दौड़ा दौड़ा कर मुक्के बरसाने लगे। ये सब कुछ काठमांडू में नेपाली सेना के जंगी अड्डे के सामने हुआ। अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम को लेकर जेन-ज़ी के गुट आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हर एक गुट अपनी अपनी पसंद का अंतरिम प्रधानमंत्री चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारपीट सुशीला कार्की, कुलमान घीसिंग और बालेंद्र शाह के समर्थकों के बीच हुई। आंदोलन के चौथे ही दिन जेन-ज़ी में फूट को देखकर हामी नेपाल के नेता सुदन गुरंग की आंखें भर आई, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को लीड किया था। भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था। जेन-ज़ी जब एक थे, उनके आक्रोश से नेपाल के बड़े बड़े हुक्मरान डरे हुए थे। प्रधानमंत्री केपी ओली को गद्दी से उतरना पड़ा। आंदोलनकारियों ने उनका घर जला दिया। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड का घर फूंक दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा को सरेआम पीट दिया। उनकी पत्नी आरजू राणा की घर में घुसकर पिटाई कर दी। नेपाल के डिप्टी पीएम विष्णु प्रसाद को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वित्त मंत्री विष्णु पैडोल को पानी में घुसकर पीटा। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ को घर में घुसकर पीटा। उनकी पत्नी लक्ष्मी चित्रकार को आग लगा दी। नेपाल की संसद भवन को फूंक दिया। अभी संसद भवन आग लगा के आ रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रपति भवन को जला दिया। जेन-ज़ी आंदोलनकारियों ने काठमांडू के सिंह दरबार को भी आग के हवाले कर दिया। वहां खड़ी सैकड़ों कारें धू धू कर जल रही हैं। सिंह दरबार नेपाल की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर
तमाम मंत्रालयों के दफ्तर हैं। आंदोलनकारियों के डर से नेपाली सरकार के कई करीबी अफसर भी हेलीकॉप्टर से लटक कर जान बचाकर भागे। इसका वीडियो अब सामने आया। आंदोलनकारियों से लेकर नेपाल की जनता के मन में सवाल है, जिन नेताओं को आर्मी ने हेलीकॉप्टर से बचाया वो कहां हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें शिवपुरी में नेपाल आर्मी के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में सेफ जगह पर रखा गया। काठमांडू से शिवपुरी की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। अब सबसे बड़ा सवाल, नेपाल को कौन चलाएगा? जेनजी क्या चाहते हैं? आर्मी चीफ से मिलने के बाद जेनजी ने कहा वो संविधान नहीं बदलना चाहते, वो संविधान में सुधार चाहते हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव चाहते हैं। अंतरिम सरकार का गठन तभी हो जब नेपाली संसद भंग कर दी जाए। आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लिहाजा किसी मौजूदा नेता को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना उन्हें मंजूर नहीं। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री की रेस में 2 नाम सबसे आगे हैं, पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की और नेपाल के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घीसिंग। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम सरप्राइज करने वाला भी हो सकता है। सागर ढकाल और धरान के मेयर हरका सपांग का नाम भी चर्चा में है। सुशीला कार्की और कुलमान घीसिंग पर जेनजी में टकराव हो गया। एक गुट सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, तो दूसरा गुट कुलमान घीसिंग को। अंतरिम प्रधानमंत्री के पद के लिए फ्रंट रनर सुशीला कार्की और कुलमान घीसिंग दोनों ही नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं। सेना ने इनका फैसला करने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंप दिया है, जो जेनजी आंदोलनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। हामी एक हुन जरुरी छ। हामीले देशमा चाहिँ यति बेला अभिभावकविहीन भएका छौं। हाम्रो देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका सबै ठप्प भएको स्थिति छ। म यो जेनजी युवाको तर्फबाट मेरो धारणा के दिन चाहन्छु भने हामीले चाहिँ यति बेला देशको अभिभावकको रूपमा सुशीला कार्की चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्थामा बेस्ट अप्सन हुन जान्छ। नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री चुनने के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, आर्मी चीफ सिगदेल और जेनजी नेताओं के बीच बैठक के बाद एक बार फिर रैपर और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का नाम तेजी से आगे आया है। जेनजी के एक गुट का दावा है कि वो सुशीला कार्की का सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनकी भारत से नजदीकी है। ये गुट अब बालेंद्र शाह का समर्थन कर रहा है। अगर बालेंद्र तैयार नहीं हुए तो हरका सपांग का समर्थन करेगा। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के चुनाव में जितना देरी हो रही है, नेपाल के हाल बिल्कुल बांग्लादेश जैसे होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान जेनजी आंदोलनकारियों के सिर पर खून सवार है। सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष, जो भी हाथ लग रहा है उसे भीड़ जमकर पीट रही है। 3 दिन जो हिंसा काठमांडू और उसके आसपास हो रही थी, अब वो दूर दराज के इलाकों में फैलती जा रही है। आगजनी की तस्वीरें नेपाल के सुर्खेत जिले की है, जहां आक्रोशित भीड़ ने कई इमारतों को आग लगा दी। सुर्खेत की इन इमारतों से धुआं अब भी उठ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल भारत से सटे नेपालगंज का है। यहां भी गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया तोड़फोड़ के। नेपालगंज भी उससे अछूता नहीं है। जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको किस तरीके से यहाँ पर प्रभावित किया गया है, इन विजुअल्स को देखिए और अंदाजा लगाइए कि डिजिटली डिस्प्ले करने वाली जो मशीन्स होती हैं वो यहाँ पर किस तरीके से पड़ी हुई हैं। साथ ही जो बड़ी बड़ी मजबूत कुर्सियां होती हैं लोगों के बैठने के लिए, वो फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हैं। इसके अलावा जो लोग आते हैं इंडिया से नेपाल की ओर और यहाँ पर वो टूरिस्ट से जानकारी लेते हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में, वहां पर भी सारी चीजों को रैंसैक किया गया है, सारी चीजों को बाकायदा तोड़ा गया है, फोड़ा गया है। पंखे की जो कंडीशन है वो ये बताती है कि पंखे तक को जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने नहीं छोड़ा है और बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इसके अलावा अगर बगल की बात कर लिया जाए तो आप बगल में देखिए कि किस तरीके से सारे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर को, मेडिकल सेंटर्स को, जो यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, उनको बुरी तरीके से न सिर्फ तोड़ा फोड़ा गया है बल्कि अंदर भी आग लगाई गई है।
2025 के सितंबर में नेपाल में जो हो रहा है, 2024 के अगस्त में वही बांग्लादेश में हो रहा था। जैसे हिंदू बाहुल्य देश नेपाल में हिंसा हो रही है, वैसे ही मुस्लिम बाहुल्य देश बांग्लादेश में तांडव हो रहा था। जैसा नेपाल में आर्मी ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, वैसा ही बांग्लादेश में आर्मी ने कंट्रोल संभाला था। जैसे नेपाल के पीएम ओली को देश छोड़कर भागना पड़ा था, वैसे ही बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागकर हिंदुस्तान आना पड़ा था। तब बांग्लादेश में 7 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया। 8 अगस्त 2024 को यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली। यूनुस ने 6 महीने में चुनाव कराने का वादा किया था, अब तक चुनाव नहीं हुए। जैसे नेपाल में आंदोलन का चेहरा जेनजी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम बालेंद्र शाह का है, वैसे ही बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नेता नाहिद इस्लाम थे। नाहिद इस्लाम और छात्र आंदोलन के नेताओं ने जो सोचा था, वैसा बांग्लादेश में कुछ नहीं हुआ। हिंसा बढ़ती गई, कारोबार चौपट होता गया, कट्टरपंथी हावी होते गए। चुनाव एक सपना बनकर रह गया। मोहम्मद यूनुस अब तक चुनाव की तारीख नहीं बता पाए हैं। नेपाल में करीब 55 घंटे से कोई सरकार नहीं है। केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को करीब 2:15 बजे इस्तीफा सौंपा था। तब से सड़कों पर उपद्रव हो रहा है। सेना ने कहने को मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन हालात अब भी ऐसे नहीं है कि आम नेपाली बिना डरे काठमांडू में निकल सके। ये तस्वीरें काठमांडू में नेपाल आर्मी के हेडक्वार्टर के बाहर की हैं, जहां जेनजी की नारेबाजी चल रही है। सैन्य शासन बंद करो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को सार्वजनिक करने की मांग तेज होती जा रही है, जिन्हें सेना ने सुरक्षित ठिकाने पर रखा है। ये तस्वीरें नेपाल के परसा जिले के पोखरिया की हैं, जहां जेनजी की मांगों के साथ पोस्टर लेकर नारेबाजी हो रही है। संविधान को रक्षा जंगे शासन चाहिदैन, जंगे शासन चाहिदैन। नेपाल के ज्यादातर हिस्सों में सेना ने कर्फ्यू लगा रखा है। काठमांडू घाटी के 3 जिलों काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में सुबह 6 बजे से कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, फिर 1 घंटे की ढील दी जाएगी। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक फिर कर्फ्यू लगा रहेगा। नेपाल में जबरदस्त हिंसा के बाद काठमांडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था, उसे अब खोला गया है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं। एयर इंडिया ने विशेष रूप से नेपाल में फंसे भारतीय यात्रियों के लिए विशेष उड़ानें शुरू की हैं।